जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आपके लिए एक और जानदार शानदार वीडियो लेकर आ गए हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर अभी ओनली VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं और यह है वीडियो 8 चैप्टर 8 के साथ। यहाँ पर अगर आपके पास समय नहीं बचा है, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है आपको, तो इस PDF को आप पढ़ करके एग्जाम में बैठ सकते हैं। हम यहाँ पर पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लिए हैं और जो आने वाले एग्जाम में संभावना है कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाएगा उसको हमने यहाँ पर लिया है। इसमें ना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओनली 13 क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको और आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर से सुनिश्चित हो जाएंगे। तो देर मत कीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, और अगर आप पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास एग्जाम में बहुत समय बचा हुआ है तो फिर आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन समय नहीं है तो मैं तो कहता हूं अभी इसी वक्त 13 क्वेश्चंस इस चैप्टर्स में हम आपको दे रहे हैं, एकदम खा जाइए, घोर के पी जाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को आगे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पर परागन क्या है? सेल्फ पोलिनेशन। तो आंसर क्या दिया हुआ है? एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागन कहते हैं। अगर आप इस चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं और आंसर पढ़ के कुछ समझ नहीं आया और एग्जाम नजदीक है तो आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, आप याद करके चले जाइए, आप एग्जाम के बाद समझिएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप अपने टीचर से कह करके इसका एक्सप्लेनेशन करवा सकते हैं या फिर खुद से बुक को भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, परागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है बताइए। तो देखो परागन और निषेचन ना भिन्न है ही। आइए देखते हैं कैसे। निषेचन पूर्व पराग कणों से स्त्री केसर पर पहुंचना परागन कहलाता है, जबकि नर एवं मादा युग्मक का संलयन निषेचन है। अतः दोनों भिन्न है। आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। हमने एकदम सटीक सटीक और शॉर्ट लाइन में आंसर देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परागन किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया आपसे। आइए आंसर देते हैं। पराग कणों को पुकेसर से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण की क्रिया को परागन कहते हैं या परागन कहलाती है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरित होते हैं तो यह स्वपरागन कहलाता है। यदि एक पुष्प का परागन कण दूसरे पुष्प पर हस्तांतरित होते हैं तो उसे पर परागन कहते हैं। वर्षा होने पर परागकण धुलकर मिट्टी से चिपक जाएंगे, अतः परागन नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? तो दोनों का आंसर हमने दे दिया। एक होता है स्वपरागन और एक होता है पर परागन। दोनों के बारे में हमने यहाँ आंसर में डिटेल्स बताया है। आप एक बार पढ़िए ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा पर परागन और स्वपरागन में क्या अंतर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के तरीके से। HIV और एड्स का पूर्ण रूप दें, मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो HIV का फुल फॉर्म है यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये ना पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और अब तो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होने लगे हैं तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं पूछने के। क्वेश्चन नंबर 5 है। दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं और दो तरह के इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये ना दोनों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस टाइप के। निषेचन को परिभाषित कीजिए। दूसरा, निषेचन किसे कहते हैं। तीसरा ये पूछ सकता है निषेचन प्रक्रिया क्या है। तो आप ना यही आंसर देना। आंसर एक लाइन में क्या है? नर युग्मक नाभिक का मादा बीजांड नाभिक के साथ परस्पर संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्लियर? जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइज या फिर हिंदी में निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट, परागन किसे कहते हैं? स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर स्पष्ट करें। जब भी साफ साफ क्वेश्चंस में बोल दे कि अंतर स्पष्ट करें तो आप दो भाग में आंसर देंगे। पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण या संचरण को परागन कहते हैं। इसके दो अंतर इस प्रकार हैं, स्वपरागन, पर परागन। यहाँ पे हमने 3 अंतर लिखा है, आप इसे पढ़ेंगे
और अच्छे से समझेंगे। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर प्लीज़ गिव मी पीडीएफ। मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। आपको टेलीग्राम का लिंक या फिर व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, आप वहां से पीडीएफ पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन से कोई एक कोशिका दो छोटे छोटे और लगभग समान भागों में बढ़ जाती है। द्विखंडन एक निर्धारित प्रक्रम में होता है, लेकिन बहुखंडन में एक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना आपको दिमाग लगाना है। द्विखंडन मतलब क्या? एक ठो होगा, कोई जीव एक ठो होगा और वो आगे चल के ना दो ठो बन गया होगा, तो ये हो गया द्विखंडन, है ना। लेकिन बहुखंडन मतलब क्या? एक ठो होगा लेकिन इसके बाद ना बहुत सारे बन गए, है, इसलिए इसको बहुखंडन मतलब बहुत खंडन, बहुत सारा खंडन। तो ऐसे प्रक्रिया को द्विखंडन एवं बहुखंडन कहते हैं। आंसर कैसे देना है? 2-3 लाइन में हमने यहाँ आंसर देने का प्रयास किया है। ऋतुस्राव क्यों होता है? देखिए यहाँ ऋतुस्राव क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पढ़ना जरूरी है। अगर आप मेरे बहन वीडियो देख रहे हैं, मेरी बहन लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी। आंसर पढ़ते हैं। यदि अंडे का नारी शरीर में निषेचन नहीं हो तो अंड कोशिका लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। अंडाशय हर महीने एक अंड का मोचन करता है और निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी हर महीने तैयार रहता है। इसलिए इसकी अंतः भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंडे के निषेचन में उसके पोषण के लिए आवश्यक है। निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इस चक्र में लगभग 1 महीना का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव अथवा रज्जोधर्म कहते हैं। और मैं आपको बता दूं आसान भाषा में, जो अब मेरे बहन लोग यूज़ करती है वर्ड्स पीरियड्स, है ना, ये वही पीरियड्स है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये क्यों होता है। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। मतलब जब पीरियड्स होगा ना तो बहनों लोग को क्या है, 2 से 8 दिन तक कष्ट झेलना होता है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ता है। हमारी बहन लोग के लिए एक लाइक आप ज़रूर करें अगर आप एक बॉयज़ हो तो, क्योंकि उन लोग का दर्द आप और हम नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते हैं। ओके, चलिए ओवरऑल ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर नहीं तो मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। ऋतुस्राव या फिर रज्जोधर्म या फिर पीरियड्स क्यों होता है हमारी बहनों को, गर्ल्स को, और ये कब स्टार्टिंग पॉइंट होता है? ये जब आप किशोरावस्था में जाएंगे, यानी कि 11 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। ये 11 वर्ष से अगर आप प्लस हैं तो आप समझ जाइए कि आपको पीरियड्स हो सकता है। ओवरऑल किसी किसी केस में 12, 13 या फिर 15 के बाद भी शुरू होता है, या फिर ओवरऑल अभी 10 या 8 में भी आपको आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन रूल क्या है कि 11 वर्ष से बाद ही पीरियड्स, ऋतुस्राव या फिर रज्जोधर्म स्टार्ट होते हैं। यह जरूरी भी है क्योंकि आगे चल के वो माँ बनेंगी, इसके लिए यह जरूरी है। अभी क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा गया है कि हमारी जो गर्भाशय है उसमें ना एक पतली सी परत जम जाती है, जो भित्ति मांसल स्पंजी हो जाता है, और वो ना बच्चे के लिए तैयार रहती है। लेकिन बच्चा अगर ना हो या फिर उसकी व्यवस्था नहीं है तो वो ना गल करके योनि मार्ग से म्यूकस एवं ब्लड के रूप में वो बाहर आने लगती है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। आई होप कि थोड़ा मोड़ा भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? आंसर यहाँ पे आप सरल रूप में पढ़ सकते हैं। 3 लाइन में हमने आंसर देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन से आप क्या समझते हैं? निषेचन की क्रिया के पूर्व पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी यानी कि असेक्सुअल तथा द्विलिंगी बायसेक्सुअल की परिभाषा एक उदाहरण देकर कीजिए। एक लिंगी वे जीव हैं जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग क्या है, एक लिंगी है, मतलब हम लोग के अंदर ना एक ही लिंग है।
हम लोग अगर संतति को आगे करना चाहेंगे तो दूसरे लिंग को अपने पास करना होगा, समझ गए कि नहीं। दूसरे लिंग यानी कि आप एक बॉयज हो मान लीजिए, है ना, आप एक बॉयज हो, तो आपको संतति को आगे बढ़ाने के लिए आपको द्विलिंगी चाहिए, दूसरा एक लिंग चाहिए। तो ये हो जाएगा, हम लोग क्या है, मनुष्य एक लिंगी है, हमारे पास ओनली एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है। चलिए, द्विलिंगी मतलब क्या है, द्विलिंगी यानी कि जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ, केचुआ जो है ना, केचुआ यानी कि जमीन में जौक देखे हैं आप, जौक, तो ये जो है ना ये द्विलिंगी होता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, संतति को आगे बढ़ाने के लिए ये अकेला काफी है। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द्विलिंगी के कुछ ऐसे जीवों के नाम लिखे जो द्विलिंगी हो, तो आप केचुआ याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए, तो द्विखंडन और ये बहुखंडन है, दो अंतर हमने बताने की कोशिश किया है, आप यहां से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये लैंगिक तथा आलैंगिक जनन में 5 अंतर बताना है। आप 6 आंसर 4 आंसर भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लैंगिक जनन, आलैंगिक जनन, इस लैंगिक जनन क्रिया में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी लैंगिक में, लेकिन आलैंगिक में ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ओनली नर या मादा भी कर सकती है, जैसा अभी हमने केचुआ का एग्जाम्पल लिया था उधर। और भी कुछ कुछ प्रक्रम है, आप इसे देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, इसी के साथ आपका ये चैप्टर्स होता है समाप्त। अगला वीडियो में हम आपको देंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसमें भी कुछ ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। अगर यहाँ तक आए हैं तो हमारे पुराने वीडियोज भी पड़े हैं जो हमने रिसेंटली अभी आपको प्रोवाइड करवाया है, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4, उन वीडियोज़ को भी जाकर आप जरूर विजिट करें। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और अगर प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप ना वीडियो को बैक करते जाए, आप सारे के सारे चीज़ पाते जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।